अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पीएससी 201 के लेसन नंबर 14 को देखेंगे, जिसमें हमने जो है इम्पेरियलिज्म के बारे में पढ़ना है डिटेल से। तो इन तीनों में जो डिफरेंस है, सबसे पहले हम उन डिफरेंस को देख लेते हैं ताकि आपको फिर इम्पेरियलिज्म का जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर है? देखिए, कॉलोनियलिज्म क्या होता है? डायरेक्ट होता है, यानी कि फिजिकल कंट्रोल होता है, ठीक है। और न्यू कॉलोनियलिज्म क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है, यानी इकोनॉमिक कंट्रोल होता है। क्लियर। लेकिन इम्पेरियलिज्म क्या होता है? इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होती हैं, यानी कि पावर एक्सपेंशन होती है, यानी इसमें फिजिकली भी कंट्रोल करते हैं वो और इकोनॉमिकली भी जो है वो कंट्रोल करते हैं। अब जो है वो हम इम्पेरियलिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, व्हाट इज़ इम्पेरियलिज्म? जब कोई कंट्री अपनी गवर्नमेंट या पावर अपनी जो है वो बाउंड्रीज से बाहर तक जो है वो फैला देती है, वो क्या होता है? हमारे पास इम्पेरियलिज्म होता है। यानी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है, वो किसी वीक कंट्री को कंट्रोल करती है। और ये कंट्रोल दो तरह का हो सकता है इम्पेरियलिज्म में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि अपनी जो है वो आर्मी भेजकर कब्जा कर लेना। और इकोनॉमिक इनडायरेक्ट क्या होता है कि इकोनॉमी कंट्रोल करना, यानी लोन देना, ट्रेड कंट्रोल करना, ठीक है। और पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करना। सो इन एक कंट्री दूसरी कंट्री की आज़ादी यानी कि सोवरेनिटी को कंट्रोल करती है, वो इम्पेरियलिज्म कहलाता है, ठीक है। सो एम्पायर बनाने के लिए भी जो है ये होता है कि इन्हें ज़्यादा ज़मीन और पावर हासिल करने के लिए भी। सो कुछ इम्पेरियलिस्ट जो है वो ये सोचते हैं कि, यानी उनका ये कहना है कि हम जो है वो सुपीरियर हैं, यानी बेहतर हमारे पास कल्चर है, सिस्टम है हमारे पास, बेस्ट से बेस्ट। सो इसलिए वो ये समझते हैं कि दूसरों पर जो है वो रूल करना ठीक है। बट रियलिटी में जो है वो, लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि इम्पेरियलिज्म गलत है। क्यों? क्योंकि ये दूसरी कंट्रीज़ के जो है वो दूसरी कंट्रीज़ का एक्सप्लॉइटेशन है, यानी इस्तेहसाल करना है, ये उनकी आज़ादी छीन लेना है, ये तो ये गलत है। सो इम्पेरियलिज्म असल में पावर का गेम है, जहाँ स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ वीक कंट्रीज़ को या तो फोर्स से या फिर इकोनॉमी के ज़रिए कंट्रोल करती है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स, मार्क्सिस्ट थिंकर्स जो हैं, यानी खासकर लेनिन जो है वो ये कहते हैं कि इम्पेरियलिज्म कैपिटलिज्म का सबसे लास्ट स्टेज होता है। यानी जब कैपिटलिज्म जो कि बिजनेस सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तो छोटी कंपनीज़ ख़त्म हो जाती हैं और बड़ी कंपनीज़ जो हैं, यानी मोनोपोलीज़ कंट्रोल ले लेती हैं, ठीक है। बड़ी कंपनीज़ को क्या कहते हैं? मोनोपोलीज़। तो वो जो है, जब छोटी कंपनीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, तो बड़ी कंपनीज़ उनकी जगह पर कंट्रोल कर लेती हैं। इसे कहते हैं मोनोपोली कैपिटलिज्म। अब ये बड़ी कंपनीज़ के अब जो है ज़्यादा प्रॉफिट के लिए दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में जो है वो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो रॉ मटेरियल्स लेने के लिए, यानी रिसोर्सेज के लिए, और अपना जो है प्रोडक्शन है, यानी अपनी जो माल है वो बेचने के लिए मार्केट्स में जाते हैं, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ आपस में कम्पीट करती हैं रिसोर्सेज के लिए और मार्केट्स के लिए। अब देखिए, कंट्रोल कैसे होता है? कंट्रोल यहाँ पर जो है वो 3 तरीकों से बताया गया है, यानी जियोपॉलिटिकली और मिलिट्री एक्शंस और फाइनेंशियल मेथड्स। जियोपॉलिटिकल ट्रिक्स मतलब कि पॉलिटिक्स और प्लानिंग से कंट्रोल करना। मिलिट्री एक्शंस मतलब वार या आर्मी का यूज़ करना। फाइनेंशियल मेथड्स यानी कि लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, इकोनॉमी कंट्रोल के ज़रिए, ठीक है। सो जब कैपिटलिज्म अपने पीक पर पहुँचता है, तो कंट्रीज़ दुनिया पर जो है वो कंट्रोल के लिए जो है वो लड़ती हैं। इसे जो है वो इम्पेरियलिज्म कहते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क ने खुद इम्पेरियलिज्म की प्रॉपर थ्योरी नहीं दी थी। मार्क का व्यू जो है वो लेनिन से थोड़ा डिफरेंट था। मार्क कहता था यूरोपियन कॉलोनियलिज्म कुछ हद तक प्रोग्रेसिव भी था। क्यों? क्योंकि वो बैकवर्ड सोसाइटीज़ को डेवलप कर रहा था, ठीक है। लेकिन बाद के मार्क्सिस्ट जैसे लेनिन जो है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इम्पेरियलिज्म एक्सप्लॉइटेशन है। यूरोप ने दूसरे मुल्कों को जो है वो पिलेज कर लिया, यानी लूट लिया है उनको, ठीक है। सो याद रखना, लेनिन का जो व्यू था वो ये था कि इम्पेरियलिज्म जो है वो कैपिटलिज्म का लास्ट स्टेज है, ठीक है। फोकस क्या है? बिग कंपनीज प्लस ग्लोबल कंट्रोल पर। और इनके कौन से तरीके हैं कंट्रोल करने के लिए? वार के ज़रिए, पॉलिटिक्स के ज़रिए, इकोनॉमी के ज़रिए। लेकिन मार्क जो है वो कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म को कुछ हद तक पॉजिटिव समझता था, ठीक है। और बाद में मार्क्सिस्ट जो है वो इसे एक्सप्लॉइटेशन समझते हैं। सो लेनिन के नज़दीक इम्पेरियलिज्म वो स्टेज है जहाँ कैपिटलिज्म इतना पावरफुल हो जाता है कि पूरी दुनिया उसकी कंपटीशन और कंट्रोल का मैदान बन जाती है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, इसमें से आपने जो है वो मार्क्सिस्ट के बारे में जो बताया है वो आपने याद रखना है, और इम्पेरियलिज्म की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी को इसके हिसाब से है, ठीक है। देन हम आगे आ जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है डिस्टिंग्विशिंग कॉलोनियलिज्म फ्रॉम इम्पेरियलिज्म, यानी कॉलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म में फ़र्क क्या है। देखिए, बहुत से जो राइटर्स हैं इन दोनों टर्म्स को सेम समझते हैं, लेकिन असल में इनमें फ़र्क है, ठीक है। देखिए, कॉलोनियलिज्म जो है स्ट्रॉन्ग कंट्री अपने लोग भेजती है कॉलोनियलिज्म में, वो वहाँ रहना शुरू कर देते हैं और उस लैंड पर कंट्रोल भी होता है। जैसे कि
जाकर बस जाना और फिर उसके बाद रूल कर लेना, वहाँ पर हुकूमत कर लेना। पैरलिज्म में क्या होता है, सिर्फ कंट्रोल होता है, लोग बसना जो वहाँ पर ज़रूरी नहीं समझते, जैसे कि दूर बैठ कर कंट्रोल करना होता है इसमें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, क्या कि पैरलिज्म जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है, ठीक है। सो हर कॉलोनियलिज्म इम्पेरियलिज्म का हिस्सा होता है, लेकिन हर इम्पेरियलिज्म कॉलोनियलिज्म नहीं होता। एक चीज़ याद रखना, क्योंकि कॉलोनियलिज्म जो है वो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है। बट इम्पेरियलिज्म क्या होता है, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। सो इसलिए कॉलोनियलिज्म तो इम्पेरियलिज्म का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हर इम्पेरियलिज्म कॉलोनियलिज्म नहीं होता। क्लियर है, ये ऐसा कुछ भी याद रखना है आपने। माइकल डॉयल ने का व्यू क्या है यहाँ पर, देखिए माइकल डॉयल क्या कहते हैं, कॉलोनियलिज्म असल में इम्पेरियलिज्म का एक रिजल्ट यानी आउटकम है, ठीक है। कॉलोनियलिज्म डिफरेंट तरीक़ों से हो सकता है, जैसे फोर्स के ज़रिए, पॉलिटिकल कोऑपरेशन के ज़रिए, इकोनॉमिक डिपेंडेंस के ज़रिए, सोशल या फिर कल्चरल इन्फ्लुएंस के ज़रिए, ठीक है। सो इम्पेरियलिज्म क्या है, पावर फैलाना होता है ओवरऑल सिस्टम पर, जबकि कॉलोनियलिज्म क्या होता है, उसका एक फॉर्म है, यानी लोग अपने भेजेंगे, फिर वो वहाँ जाकर अपना रहना शुरू कर देंगे और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पर हुकूमत करेंगे, ठीक है। सो इम्पेरियलिज्म एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और कॉलोनियलिज्म उसका एक प्रैक्टिकल फॉर्म है, जहाँ लोग जाकर रहना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म इम्पेरियलिज्म का एक स्पेशल टाइप है, जहाँ कंट्रोल के साथ सेटलमेंट भी होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज़ें माइकल डॉयल इम्पोर्टेंट है, क्या कहना है इनका, ठीक है। कॉलोनियलिज्म इन्वॉल्व्स होता है मच मोर देन इमिग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो हिजरत करते हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, उसके बाद वहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें देख लीजिएगा। देन हम आगे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्पेरियलिज्म पर। ऑब्जेक्टिव्स में जो है वो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक गेन। इसमें क्या होता है, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इम्पेरियलिज्म किया जाता है, ठीक है। नेशनल जो है वो प्रेस्टीज क्या होता है हमारे पास, यानी वर्ल्ड को जो है वो ये दिखाना कि हम स्ट्रॉन्ग और बेस्ट हैं, ठीक है। सो इसके बाद जो है वो मिलिट्री यानी डिफेंस नीड्स, ठीक है। वो क्या होता है कि अपनी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंट्रोल लेना होता है, ठीक है। इसके बाद सरप्लस पॉपुलेशन क्या होता है, यानी एक्स्ट्रा लोगों को बाहर भेजने के लिए कॉलोनीज बनाना होता है, ठीक है। इसके बाद वाइट मैन्स बर्डन क्या होता है, अपनी कल्चर को बेहतर समझकर दूसरों पर यानी ये वही चीज़ थोपना, यानी, ठीक है। इसके बाद जो है वो मार्क्सिस्ट जो है वो क्या कहते हैं, ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन जो है उनकी वो बेचने और पैसा लगाने के लिए जो है वो दुनिया पर कंट्रोल करना होता है। सो याद रखिए, इकोनॉमिक में क्या होता है, पैसा और रिसोर्सेज होती हैं। प्रेस्टीज में क्या होता है, पावर दिखाना होता है। मिलिट्री सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करना होता है। पॉपुलेशन लोगों को शिफ्ट करना होता है। वाइट मैन्स बर्डन क्या होता है, कल्चर इम्पोज करना होता है। और मार्क्सिस्ट व्यू क्या होता है, मार्केट्स और प्रॉफिट का होता है, ठीक है। सो इम्पेरियलिज्म के पीछे असल में कई रीजंस होते हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न अक्सर इकोनॉमिक होता है, यानी पैसा, रिसोर्सेज और मार्केट्स का कंट्रोल करना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपने ये ऐसे ही याद करने हैं जैसे कि आपने पीछे रेलिवेंट वोकैबुलरी को याद किया है। सो ये आसान भी है और इजी भी है ये, ठीक है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरियलिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स जो दी हुई है ना, इसमें से सारे आपके जो है क्विज बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हम देखते हैं इसको। देखिए, अमेरिका ने एक पॉलिसी दी थी जिसे मॉनरोए डॉक्ट्रिन 1823 कहते हैं। अमेरिका ने कहा यूरोप लैटिन अमेरिका के मामलात में इंटरफेयर ना करे, ठीक है। लेकिन असल में अमेरिका ख़ुद लैटिन अमेरिका पर कंट्रोल कर रहा था, यानी बहाना था प्रोटेक्शन का, लेकिन गोल था उसका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, ठीक है, अपना यानी इस पर कब्ज़ा करना। सो अमेरिका ने प्रोटेक्शन के नाम पर लैटिन अमेरिका को कंट्रोल किया, ठीक है। फिर इसके बाद रशियन इम्पेरियलिज्म आ जाता है कि स्टार्ट में क्या था कि रशिया सिर्फ अपने करीबी इलाकों यानी नेबर एरियाज़ जो थे उन पर कंट्रोल करता था। कोल्ड वार के बाद रशिया ने अपना इन्फ्लुएंस फैला दिया, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ठीक है। क्योंकि यूरोपियन पावर्स कमज़ोर हो रही थी, वहाँ एक पावर वैक्यूम आ गया था। सो रशिया ने उस जगह अपना कंट्रोल जो है वो कर लिया, ठीक है। सो रशिया ने मौका देकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया था, ठीक है। देन हमारे पास जापानीज़ इम्पेरियलिज्म आ जाता है। देखिए, क्यों हुआ ये, जब जापान इंडस्ट्रियल और मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसने कोरिया के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा किया, चाइना के पार्ट्स अनेक्स किए, ठीक है। सो जापान ने वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जापान ने डायरेक्ट कंट्रोल कर दिया और ज़्यादा फोकस किया इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस से, जैसे बिजनेस और ट्रेड पर। जापान ने पहले फोर्स से कंट्रोल किया, बाद में इकोनॉमी के ज़रिए इन्फ्लुएंस बढ़ाया, ठीक है। सो याद रखिएगा कि यूएसए ने
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किया, और जिसमें सिंपल उसका जो आइडिया क्या था कि प्रोटेक्शन के नाम पर कंट्रोल किया मतलब। फिर रशिया आ गया, रशिया ने क्या किया, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल दोनों मेथड यूज़ किए और वीक एरियाज़ में इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। फिर जापान ने क्या किया, मिलिट्री और इकोनॉमी के मेथड यूज़ किया, और पहले फोर्स बाद में इकोनॉमी के ज़रिए कंट्रोल किया। सो डिफरेंट कंट्रीज़ ने इम्पेरियलिज्म को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ किया, किसी ने पॉलिटिक्स से, किसी ने मिलिट्री से, और किसी ने इकोनॉमी के ज़रिए दुनिया पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपका क्विज़ के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। आई होप सो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।